हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में राष्ट्रपति के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। हमने राष्ट्रपति के पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इसके पुनर्निर्वाचन तथा राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है, इस पर बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम महाभियोग तथा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। इसमें यह बोला गया है कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, उसकी मृत्यु हो जाए या जब वो त्यागपत्र दे दे उपराष्ट्रपति को, तब वह अपने पद से हट जाता है और उसका पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति तत्कालीन प्रभाव से उसके पद को संभालने लगता है। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम जो न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वह उस पद को संभालता है। और अगर वह भी उपस्थित नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह उस पद को संभालने लगता है। बात करते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया को किस सदन में लाया जा सकता है। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया को चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी कि इस प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि हम इस प्रस्ताव को पहले लोकसभा में लाते हैं तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि राज्यसभा में लाते हैं तो राज्यसभा के कुल सदस्यों के 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर इसके बाद क्या होगा कि इस प्रस्ताव को लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दी जाती है। प्रस्ताव को लाने से पहले हम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस देंगे कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। ये इसलिए किया जाता है कि जब 14 दिन पहले उसको बता दिया जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपने बचाव के लिए, अपने पक्ष के लिए एक वकील करेगा या फिर अपना पक्ष खुद सदन में आके रखेगा। ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस प्रस्ताव पे जब 1/4 लोग हस्ताक्षर करके अपने, अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो सभापति या लोकसभा में लाया जाएगा तो अध्यक्ष या सभापति जिस सदन में लाया जाएगा, मान लिया लोकसभा में लाया जा रहा है, तो अध्यक्ष ये डिसाइड करेगा कि यह प्रस्ताव पे चर्चा होगी या नहीं होगी। तो इसका डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही लेगा। अगर राज्यसभा में लाया गया है तो सभापति ही लेगा। जब वह इसको सर्टिफाइड कर देगा कि हाँ, इस पर बहस होगी या इस पर चर्चा होगी या इस पर वोटिंग होगी, तो क्या होगा कि महाभियोग का प्रस्ताव सदन में 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। जैसे लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य एक मत उनका होना चाहिए, एक साइड में वोट पड़ना चाहिए। जब यहाँ से ये पारित हो जाएगा तो फिर दूसरे सदन में चला जाएगा और वहाँ से भी 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। जब ये दोनों जगह से पारित हो जाएगा, जैसे यह पारित होगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, उसे त्यागपत्र देने के लिए वह बाध्यकारी हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। फिर 1/4 सदस्य प्रस्ताव को लाएंगे, अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि इसको वोटिंग करवाना है या नहीं करवाना है। फिर 2/3 सदस्य पारित करेंगे, फिर जाके वो अगले सदन में जाएगा, वहाँ से भी जब 2/3 पारित कर देंगे, जैसे ही वहाँ से 2/3 पारित करेंगे तुरंत राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इस महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने निर्वाचन में भाग नहीं लिया था वह महाभियोग में भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग
लेते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं वो लोग भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होगी तो वो जो मनोनीत लोग होंगे वो भी इस महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। साथ ही साथ राज्य विधानसभा सत्र दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा हो या दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य हों, ये लोग भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं उसके निर्वाचन में। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये हुई कि जिन लोगों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया था वो लोग महाभियोग में भाग लेते हैं, और ये लोग निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं इसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी पहली शक्ति, वैसे तो कई सारी शक्तियाँ हैं लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों को नोट डाउन किया गया है, तो उनको हम देखेंगे। पहली पे बात करें तो प्रधानमंत्री व उसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75(1) के तहत। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। अब यहाँ पे देखते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए कौन सा आर्टिकल होता है इसके आयोग के गठन के लिए? 338। अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 338A और पिछड़े वर्ग के लिए आर्टिकल 340। अनुसूचित जाति का जो आयोग बनेगा वो बनेगा आर्टिकल 338 के तहत। अनुसूचित जनजाति के लिए जो बनेगा वो आर्टिकल 338A और पिछड़े वर्ग के लिए जो आयोग बनेगा वो अनुच्छेद आर्टिकल 340 से बनेगा। आगे देखते हैं संसद की संयुक्त बैठक बुलाना। संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो आंसर होता है अनुच्छेद 108। इसी में देखते हैं कि लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। लोकसभा में 2 मनोनीत करेगा और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। याद ऐसे रखेंगे कि किसमें 12 किए जाएंगे, किसमें 2 किए। लोकसभा में लो तो 2, लो जब लिया है तो देना पड़ेगा, लो 2, लोकसभा में 2 हो गए और राज्यसभा में बचे तो 12 हो गए। अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत इसको दी गई है। यह अध्यादेश जब जारी किया जाता है तो यह 6 महीने के लिए वैध होता है। धन विधेयक को पूर्व अनुमति देता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसको लाने के लिए सदन में राष्ट्रपति से सबसे पूर्व में पहले अनुमति लेनी पड़ती है, उसी के बाद धन विधेयक को लाया जा सकता है। और धन विधेयक सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। इस विधेयक के बारे में एक बात हमने जानी। पहला देख लेते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो 110 अनुच्छेद में दी गई है। इस विधेयक के लिए पूर्व अनुमति लेना पड़ता है राष्ट्रपति से, तभी इसको हम ला सकते हैं। ये कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में ही लाया जाएगा। और धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। जब ये पास होकर राज्यसभा में जाता है तो अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है, और 14 दिन के अंदर कोई निर्णय नहीं लिया गया राज्यसभा के द्वारा तो फिर यह स्वतः ही पास हो जाता है। और इसकी अनुमति राष्ट्रपति से पूर्व में ही ले ली गई है, इसलिए जब ये दोबारा पास होने जाएगा, जब दोबारा साइन होने के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति इसको रोक नहीं सकता है, वह बाध्यकारी होता है इस पर साइन करने के लिए। अगला काम इसका देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट को संसद में के समक्ष रखना। ये जो केंद्रीय बजट होता है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण, ये होता है अनुच्छेद 112 के तहत। लेकिन कभी आपने इसको देखा नहीं होगा रखते हुए, क्योंकि ये हमेशा वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का ही होता है। अगला देखते हैं वित्त आयोग का गठन करना। वित्त आयोग का गठन के लिए अनुच्छेद कितना है?
80। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उनकी सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, यह भी राष्ट्रपति का एक कार्य है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत, लेकिन यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती। जैसे कि किसी भी मामले में यह सलाह ले लेता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय से सलाह ले लेता है और वो सलाह दे देता है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होगा कि भैया आपने मुझसे सलाह ली है तो आपको मानना ही पड़ेगा। मैंने सलाह ले ली, अब मानना ना मानना मेरा काम है, यह एक बाध्यकारी नहीं है। अगला देखते हैं कि युद्ध को शुरू व समाप्त करने की घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे इसकी आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करें तो इसकी आपातकालीन शक्तियां जो हैं, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। यह राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। एक 1962 में इंडिया चीन युद्ध के समय, 1971-72 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में इंदिरा गांधी ने लगवाया था आंतरिक अशांति को बोलकर। तो 3 बार ये लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद 356 के तहत आता है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में कभी भी नहीं लगाया गया है। 3 इसकी आपातकालीन शक्तियाँ हो गई, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अगर इसकी वीटो पावर के बारे में बात करें तो इसको कुछ वीटो पावर दी गई हैं। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो एक किसका शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका सीधा सा मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज़ को क्या करना, रोकना। एक तो इसकी वीटो पावर है आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। निलंबनकारी अगर वीटो की बात करें तो संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त इन दोनों को छोड़कर राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल संसद को पुनर्विचार हेतु वह वापस भेज सकता है, किंतु संसद यदि इस बिल को पुनः पास कर दे तो उसके पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं होता है कि उस बिल को स्वीकृत दे दे। होता है ये कि संविधान संशोधन और धन विधेयक इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि धन विधेयक के तो पहले से ही वो अनुमति दे चुका होता है तो इस पर नहीं वो पुनर्विचार के लिए भेजेगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी आता है बिल तो वह उसे पुनर्विचार के लिए संसद को भेज देता है। लेकिन अगर संसद उसको पुनः भेज दे, संसद के लिए वो पुनर्विचार के लिए आया लेकिन संसद बाध्यकारी नहीं है कि उसमें कोई चेंजमेंट करे, उसका मन होगा, उसको लगेगा तो वो चेंजमेंट करेगा। अगर वो चेंजमेंट नहीं भी करता है और राष्ट्रपति को उसने फिर से दे दिया तो भी राष्ट्रपति अब दोबारा उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, दोबारा उसको रोक नहीं सकता है, तब वो बाध्यकारी हो जाता है। उसको पास करने के लिए केवल एक बार ही वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगली जो वीटो वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है, कोई भी विधेयक पास होने के लिए आया, राष्ट्रपति ने उसे अपनी टेबल पर रख लिया या ऐसे कह लें कि अपनी जेब में रख लिया और उसके बाद वो भूल गया। अब उससे कोई पूछ नहीं सकता है कि भाई साहब आपने इसको पास क्यों नहीं किया या पुनर्विचार के लिए वापस क्यों नहीं किया। उसने अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया, ना उस पर वो कुछ बोलेगा ना उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा, वो विधेयक वहीं से ख़त्म। ऐसा एक बार हुआ 1986 में डाकघर विधेयक संशोधन विधेयक में, और यह किया किसने था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अगला देखते हैं कि क्षमादान की शक्तियों के बारे में, जो कि अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। क्षमादान होता है कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा। बात करें लघुकरण की तो इसमें क्या होता है कि सजा की प्रकृति को बदलना। जैसे मृत्युदंड किसी को दिया गया और कठोर कारावास में बदल गया, उसकी सजा की प्रकृति को बदल दिया गया। कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दिया तो राष्ट्रपति ने उसका लघुकरण कर दिया, उसको कठोर कारावास के रूप में बदल दिया। या कोई भी सजा दी, 10 साल की सजा दी, 5 साल की कर दी, या कुछ भी उसका चेंजमेंट कर दिया। अगला है परिहार। परिहार में क्या होता है कि सजा की अवधि को बदलना। इसमें अवधि बदल दिया, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना, ये हो गया। इसमें प्रकृति ही बदल दी जाती है कि मृत्युदंड दिया गया था उसको कठोर कारावास या नॉर्मल कारावास में बदल दिया गया, लेकिन परिहार में उसकी प्रकृति को नहीं बदला जाएगा, अवधि को बदल दिया जाएगा, टाइम को बदल दिया जाएगा। 10 साल की सज़ा हुई थी, 5 साल की कर दी गई।
ये परिहार हो गया। विराम की बात करें तो विराम में ये होता है कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता हो जाए कोई तो उसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है, या महिलाओं में गर्भावस्था के कारण भी सज़ा को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं विराम। अगला है प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या होता है कि किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे कि फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया, जैसे किसी को फांसी हुई, उसकी डेट फिक्स हो गई लेकिन प्रविलंबन कर दिया गया, कुछ समय के लिए उसकी फांसी को टाल दिया गया, वो होता है प्रविलंबन होता है। और अगला लास्ट देखते हैं क्षमा। क्षमा में क्या होता है, पूर्णतया माफ़ कर दिया जाता है, जैसे किसी को फांसी हुई, बोल लिया कि भैया जाओ माफ़ कर दिया, तुमको फांसी नहीं होगी। इसका तकनीकी सीधा सा मतलब ये होता है कि आपने कोई अपराध ही नहीं किया था, कभी अपराध हुआ ही नहीं था, माफ़ कर दिया गया, छोड़ो हटाओ। तो अब इस वीडियो में हमने इसकी शक्तियों के बारे में जाना, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में जाना। यहाँ से हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगले टॉपिक पर हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, जिसका वीडियो बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। और ऐसे ही और वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तथा इस वीडियो के PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।